नमस्ते बच्चों। कहा जाता है कि उर्दू शायरी में केवल रोमानियत होती है, रहस्य होता है। उसमें लोक जीवन के भावों को, लोक जीवन के कार्यों को महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन आज हम एक ऐसे शायर के साहित्य का अध्ययन करेंगे जिन्होंने अपने साहित्य में लोक जीवन के कार्यों और भावों को प्राथमिकता दी। उनका नाम फिराक गोरखपुरी, जिनका मूल नाम रघुपति सहाय था, लेकिन इन्होंने फिराक उपनाम से अपने साहित्य को लिखा। इन्होंने सामान्य जीवन के कार्यों, परंपराओं, भावबोध और उनके शब्दों का इस्तेमाल अपने साहित्य में किया। सामाजिक दुख दर्द को इन्होंने अपने साहित्य में शामिल किया। उर्दू शायरी में सामान्यतः केवल रोमानियत होती है, लेकिन इन्होंने रोमानियत के साथ साथ सामाजिक दुख दर्द को भी अपने साहित्य में स्थान दिया। लोक भाषा के शब्दों को भी उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया। भारतीय संस्कृति को उभारने का कार्य भी उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से किया। उनके साहित्य से आज हमने रुबाई ली है। रुबाई एक ऐसा उर्दू का छंद है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं और पहली, दूसरी और अंतिम पंक्ति एक जैसी होती है, लेकिन तीसरी पंक्ति को विस्तार दे दिया जाता है। तो 4 पंक्तियों का यह छंद रुबाई। यहाँ पर कवि ने एक माँ और एक बहन, उनके भावनाओं को प्राथमिकता दी है। हमें सूरदास याद आ जाता है जो वात्सल्य रस से सराबोर था, और ये फिराक गोरखपुरी, इन्होंने भी अपने साहित्य में रुबाई में वात्सल्य रस को इसी तरह से सादगी के साथ पेश किया है। तो आज हमने यहाँ पर रुबाइयाँ दी हैं जिसका हम अभी अध्ययन करेंगे। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। माँ और बच्चे का जो कार्य होता है, उनका जो संबंध होता है, उनके जो पारस्परिक परिचय होता है, उसे इस रुबाई के माध्यम से साकार किया है। कवि ने एक माँ और एक छोटा बच्चा है, उसके बारे में बताते हुए लिखा है कि माँ अपने बच्चे को लेकर आंगन में खड़ी हुई है जो उसे अत्यंत प्रिय है। वह उसे हाथों में लेकर कभी झुला रही है, हवा में झुलाती है, उछाल उछाल के प्यार करती है, और कभी उसे वापस अपने आंचल में, अपने गोद में ले लेती है। हवा में उछालने से बच्चा खिलखिलाकर हंसने लग जाता है और एक वात्सल्य रस का पूरा बिंब यहाँ पर बन जाता है। कवि कहता है कि एक माँ अपने बच्चे को लिए आंगन में खड़ी हुई है जो कि उसे अत्यंत प्रिय है। चांद का टुकड़ा जो उसे अत्यंत प्रिय है, और उसे अपने हाथों में लिए हुए है और झुला करके उसे आनंदित कर रही है, और कभी उसे वापस अपनी गोद में, अपने आंचल में ले लेती है। वह बार बार उसे हवा में उछाल करके प्यार करने का कार्य कर रही है, और उसे उछालने से बच्चे की खिलखिलाते हुए हंसने की जो गतिविधि है वह पूरी होती है। बच्चा खिलखिला करके हंसने लग जाता है। भाव ये है कि इसमें कवि ने माँ और बच्चे के प्यार को, उनके कार्यों को और उनके प्यारे से संबंध को उजागर किया है। शिल्प में आप देखते हैं कि इसमें उर्दू शब्दों का भी प्रयोग है, खिल, गूंज, है ना, और देशज शब्दों का भी प्रयोग है, लौका देना, उछाल करके प्यार करना। देशज शब्द भी है और उर्दू शब्द भी है, और खड़ी बोली का प्रयोग तो है ही, यानी कि मिश्रित भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। रुबाई छंद है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति एक जैसी है और तीसरी पंक्ति इनसे भिन्न है। तो यही रुबाई छंद होता है जिसमें तीसरी पंक्ति बाकी पंक्तियों से अलग होती है। ये एक उर्दू का छंद है। इसमें वात्सल्य रस है, पूरी चारों पंक्तियों में वात्सल्य रस है, और
बच्चे को उछाल करके प्यार करने की जो प्रक्रिया है वो एक दृश्य को साकार करती है। तो यहाँ पर दृश्य बिंब भी है और गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे के, यहाँ पर श्रव्य बिंब है। तो दोनों बिंबों का इस्तेमाल यहाँ पर है, दृश्य बिंब का भी इस्तेमाल है और श्रव्य बिंब का भी इस्तेमाल किया गया है। चांद का टुकड़ा यहाँ पर एक मुहावरा है, अत्यंत प्रिय, और रह रहे यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वात्सल्य रस का प्रयोग है, रुबाई छंद है। अब आगे चलते हैं। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। इसमें माँ और बच्चे का वो समय यहाँ पर दिखाया गया है जब उसे नहलाने का कार्य करती है और कपड़े पहनाती है, उसके बालों में कंघी करती है। इस दौरान कैसे बच्चा अपनी माँ को प्यार के साथ देखता रहता है, प्यार भरी नज़रों से देखता रहता है। कभी कहता है कि माँ ने निर्मल जल में, यानी साफ स्वच्छ जल में, अपने बच्चे को पानी छलका छलका करके नहलाने का कार्य किया है। और अब वह उसके उलझे हुए बालों में, गेसुओं उलझे हुए बालों में कंघी कर रही है। और जब वह उसे घुटनों में ले करके कपड़े पहनाने का कार्य करती है तो बच्चा बड़े प्यार से अपनी माँ के मुंह की तरफ देखता है। वात्सल्य रस है, मिश्रित भाषा है, गेसु मिश्रित भाषा का प्रयोग है। देशज आंचलिक भाषा है, पिनाती देशज शब्द है और गेसु उर्दू शब्द है। तो और आप देख सकते हैं बाकी यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग है। तो तीनों भाषाओं का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। मिश्रित भाषा, ये छलके छलके पुनरुक्ति अलंकार है और दृश्य बिंब पूरा बनता है। यहाँ पर एक बच्चे और माँ का चित्र साकार हो जाता है जिसमें वह उसे नहला करके कपड़े पहनाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर रुबाई छंद का प्रयोग हुआ है, दृश्य बिंब है, पुनरुक्ति अलंकार है और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। कंघी करके अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अगली रुबाई है, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। दिवाली के त्योहार का वर्णन किया गया है। दिवाली का त्योहार, शाम का समय, सारे घर रंगाई पुताई से सज धज गए हैं और सभी के घरों में चीनी से बने हुए खिलौने और धान की खील जगमगाते लावे, यानी कि लावे क्या होते हैं, धान से बनी हुई खील आ गई हैं। और ऐसे समय में एक माँ जो अत्यंत जो रूपवती है, जो सुंदर है, वह अपने चेहरे पर, अपने मुख पर एक कोमलता और स्नेह की भावना, इसकी चमक लिए हुए अपने बच्चे के घरौंदे में, जो कि मिट्टी के घरौंदे बच्चे खेल खेल में बनाते हैं, मिट्टी के घरौंदे में भी दिए जलाने का कार्य कर रही है। दिवाली की शाम का वर्णन किया गया है जिसमें सारे घर रंगाई पुताई के बाद सज धज खड़े हो गए हैं, सजे धजे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। यानी कि लोग दिवाली के त्यौहार का स्वागत बड़े ही प्यार से कर रहे हैं और सभी के घरों में चीनी के खिलौने और धान की खील अर्थात मिठाई आ चुकी है। और ऐसे समय में जो माँ है, जो कि सुंदर है, एक सुंदर माता अपने चेहरे पर, अपने मुखड़े पर एक कोमल स्नेह और स्नेह की भावना लिए हुए, कोमलता की भावना लिए हुए अपने बच्चे के घरौंदे में दिए जलाने का कार्य कर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत एक चीज़ नई आई है। यहाँ पर नरम दमक, विशेषण विशेष है ये, नरम दमक, यानी कि कोमलता से युक्त चमक। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य का प्रयोग है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि रुबाई छंद है और इसके अलावा लावे देशज शब्द है, देशज शब्द का प्रयोग किया गया है। और मुखड़ा यहाँ पर उर्दू शब्द का प्रयोग है।
और घरौंदा यहाँ पर एक देशज शब्द यहाँ पर आ गया है। पुते, ये भी देशज शब्द होते हैं। तो यहाँ पर आप मिश्रित भाषा का प्रयोग देख सकते हैं। जगमगाते लावे, ये भी विशेषण विशेष है। जगमगाते लावे, ये भी विशेषण विशेष है। नर्म दमक, ये भी विशेषण विशेष है। तो यहाँ पर जो भाषा का सौंदर्य है वह उभर कर आता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वात्सल्य रस है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के कार्यों को प्राथमिकता देती है, तो यहाँ पर वात्सल्य रस का भी प्रयोग आता है। और दृश्य बिंब भी है। एक त्योहार की शाम का दृश्य साकार हमारे सामने हो जाता है, तो दृश्य बिंब का भी प्रयोग किया गया है। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो है ही, चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। माँ और बच्चे का ऐसा संबंध होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि माँ बड़ी चालाक हो जाती है, तर्कशील हो जाती है, यानी अपने बच्चे को बहलाने का कार्य वो बड़ी ही निपुणता के साथ करती है। तो यहाँ पर भी एक बच्चे का ऐसा बिंब दिखाया गया है जो कि अपनी जिद मनवाने के लिए, अपनी जिद को पूरी करवाने के लिए बनावटी रोना रो रहा है, ठुनक रहा है, यानी कि रो नहीं रहा है लेकिन रोने का दिखावा कर रहा है, बनावटी रोना रो रहा है। और वह चांद पाना चाहता है, माँ से वह चांद पाना चाहता है, क्योंकि उसका मन चांद पर ललचा गया है, उसका मन चांद पर आ गया है और वह चाहता है कि उसे चांद मिल जाए। इसलिए वो आंगन में बनावटी रोना रोते हुए घूम रहा है और उसने जिद उठा ली है कि वह चांद को पाकर ही रहेगा। लेकिन माँ यहाँ पर अत्यंत तर्कशील है, निपुण है, अपने बच्चे को बहलाने का कार्य करती है। वो उसके सामने दर्पण रख देती है, आईना रख देती है, और उसमें आईने में जो चांद की परछाई होती है उसे ही वो कहती है कि देखो तुम्हारे सामने चांद आ गया है, यानी वो अपने बच्चे को बहला देती है। आईना रख करके उसमें चांद की परछाई को ही दे करके वो अपने बच्चे को बहला देती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि माँ यहाँ पर तर्कशील है, निपुण है, और अपने बच्चे की जो जिद है उसे भी किसी न किसी तरह से वह पूरा कर देती है। इसमें शिल्प सौंदर्य में आप देखेंगे कि रुबाई छंद का प्रयोग है। और फिर से आप देखेंगे कि ठुनक रहा, ये देशज शब्द है। जिद याया, ये नया शब्द बनाया गया है। या ये दो बार जो लगाया गया है ना, या ये एक तरह से तुकबंदी, इसको रुबाई छंद की पूर्ति कर रहा है, तो एक नया शब्द बनाया गया है। ललचा, जिद याया, ये नया शब्द बनाया गया है। एक और आया है यहाँ पर, आप देखिए, हई, बालक तो हई का अर्थ होता है ही, बालक ही तो है, इसलिए वो चांद को पाना चाहता है। फिर यहाँ पर आप देखते हैं दर्पण और यहाँ पर आईना, ये दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। दर्पण भी पर्यायवाची शब्द है और आईना इसका दर्पण का पर्यायवाची शब्द बन करके आईना यहाँ पर आया है। तो नए शब्दों का प्रयोग है यहाँ पर, और देशज शब्द का प्रयोग है। आईना यहाँ पर आप देख सकते हैं उर्दू शब्द का प्रयोग है। तो इसमें फिर से हम कहेंगे कि मिश्रित भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। और पहले ही पंक्ति में आप देख सकते हैं कि एक दृश्य बिंब यहाँ पर बनता है। पहली पंक्ति में बालक का बनावटी रोना यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की, हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकते राखी। ये फिराक की एक बेहतरीन विशेषता है कि वह अपनी शायरी में केवल रोमानियत तो नहीं रखता है, वह हर त्यौहार को, हर भावभूमि को, हर पारंपरिक कल्पना को अपने साहित्य में स्थान देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक वात्सल्य रस को उसने प्राथमिकता दी, और यहाँ पर वो भाई और बहन का जो एक पवित्र संबंध होता है उसे भी अपने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति दे रहे हैं। उन्होंने रक्षाबंधन की सुबह का जो वातावरण होता है उसका पूरा बिंब साकार कर दिया है। रक्षाबंधन का त्यौहार है, जिसे भाई बहन का त्यौहार कहते हैं, उसकी सुबह है। सुबह में रस की फुहारों से युक्त वातावरण हो गया है, क्योंकि हर आसमान में आप देख सकते हैं कि रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है। तो सावन का महीना है, आसमान में हल्की हल्की
घटाएं छाई हुई हैं। तो उस बिंब को बना करके कवि ने यहाँ पर उस बहन को ही एक रस से युक्त पुतली की संज्ञा दे दी है। पुतली होता है युवती, यानी कि पूरे जो आनंद का संचार है, वो आनंद का संचार उस बहन के मन में हो रहा है, जो कि इस अवसर पर अपने भाई को राखी बांधने का कार्य करती है। ये कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह है, फुहारों से युक्त बहुत ही सुंदर मौसम बन गया है, आसमान में हल्की हल्की घटा छा गई है। और कहता है कि जिस तरह से सावन का संबंध घटा से होता है, घटाओं से होता है, और घटा का संबंध बिजली से होता है, उसी तरह से भाई का संबंध बहन से होता है, यानी वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। और जिस तरह से आसमान में घटाओं के बीच में बिजली चमकती है, वही बिजली की चमक बहन की राखी में भी है, जिसे वो अपने भाई को बांधने का कार्य कर रही है। तो यहाँ पर रक्षाबंधन के त्यौहार का पूरा बिंब साकार कर दिया है और भाई बहन के प्यार को अत्यंत पवित्रता के साथ अभिव्यक्ति दे दी है। तो इसमें भी दृश्य बिंब है। यहाँ पर रक्षाबंधन की सुबह साकार हो जाती है, दृश्य बिंब है। और इसके अलावा पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग है। और लक्ष्य यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक देशज शब्द है, और इसमें पुतली एक ऐसा शब्द आ गया है जो सामान्य तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ होता है एक ऐसी युवती जिसके मन में आनंद की भावनाओं का संचार हो रहा है। तो ये आपका रुबाई छंद में था। और इसके अलावा इसमें त्योहारों की जो एक गरिमा होती है उसे उभारने का प्रयास भी किया गया है। और यहाँ पर भी दृश्य बिंब बनता है कि आसमान में एक जिस तरह से हल्की घटाओं के बीच में बिजली चमकती है, वो बिंब बनता है, वैसा ही बिंब यहाँ पर जो बहन है उसके हाथों में जो राखी है, जो वह अपने भाई को बांधने का कार्य कर रही है, वहाँ पर भी बनता है। तो इनकी तुलना भी की गई है। तो एक तरह से हम इसको उपमा अलंकार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बिजली की चमक है उसकी तुलना राखी की चमक के साथ की गई है, तो हम इसको उपमा अलंकार भी कह सकते हैं।